अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो मैंने टेंसेस आपको कवर करवाए हैं बचा, टेंसेस के अकॉर्डिंग आई हैव सजेस्टेड द फ्यू प्रैक्टिसेस जो आपको लाजमी करनी है। मैं कुछ फाइल्स भिजवा दूंगा जिसमें तमाम तर टेंसेस की इंडिविजुअल जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप हर टेंस की प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो आपको हर टेंस की कमांड और ग्रिप आना शुरू हो जाएगी। हमें उस टेंस के हवाले से, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो पैसिव हो, चाहे वो स्टेटिव हो, तीनों चीज़ों को हमें कवर करना होता है। तो तीनों चीज़ों को देखते हुए मैंने कुछ वर्कशीट्स बनाई हैं जो हर टेंस की इंडिविजुअल वर्कशीट्स हैं, जिसमें 20-25 सेंटेंसेस हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। जब आप उन सेंटेंसेस को सॉल्व कर लोगे तो आपको इंशाल्लाह उस सेंटेंस या उस टेंस के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी या मुकम्मल ग्रिप आ जाएगी कम अज़ कम। अब मैंने जो ये प्रैक्टिस फिलहाल ट्राई करवा रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जब आपके पास कोई जुमला आएगा तो उन प्रैक्टिस को आप सॉल्व कैसे करोगे। जो प्रैक्टिसेस मैंने आपको भेजी हैं उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो मैं तरीका और फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ। अगर हम अपने सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करें तो ये तमाम तर जुमले जो लिखे हुए हैं ये सब अलग अलग टेंसेस के हैं, ये मिक्स्ड हैं, मर्ज्ड हैं, सारे शफल्ड हैं आपस में। ये कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहला प्रेजेंट सिंपल का होगा, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सेंटेंस को ऑब्जर्व करना है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद आपने समझना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें हमें देखना होगा कि ये टेंस कौन सा है और टेंस हमें कहाँ से समझ में आएगा। अगेन हमारे पास जुमले में कोई ना कोई ऐसी चीज़ या बात कही गई होगी जिससे वो टेंस आइडेंटिफाई होता है। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को ऑब्जर्व करें तो ये एवरी इवनिंग जो लिखा हुआ है, ये एवरी इवनिंग वो टर्म है जो शो कर रहा है कि ये काम हर रोज होता है या ये काम हर शाम को होता है। तो जो काम रिपीटेड हो, जो एक्शन रिपीट होता हो, उस रिपीटेड एक्शन को हम शो करते हैं हमेशा प्रेजेंट सिंपल में। तो ये जुमला हमारा प्रेजेंट सिंपल का है। अब ये तो समझ में आ गया। प्रेजेंट सिंपल को समझने के बाद फिर इसके 2-3 और वेरिएशन आ जाती हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल का कौन सा वर्जन है। यानी अगर हम बात करें तो क्या ये प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव है, एक सेकेंड, अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या ये प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव है, क्या उसका पैसिव है या फिर स्टेटिव है। तो ये कौन सा टर्म है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। सो वी हैव टू नो दैट कि कहीं ना कहीं जुमले को समझना होगा ताकि हम उसका एक्टिव, पैसिव या स्टेटिव ऑब्जर्व करके समझ सकें। ठीक है, तो अगेन ये चीजें मिटा रहा हूं जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं मैंने। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा जुमला है शी डैश, जो कि डू हमारा वर्ब है, हर वर्क एवरी इवनिंग। अब डू के बाद यानी यहां वर्ब के बाद आगे जुमले में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो whenever we have object in a sentence, तो that means this is active voice। तो हम she के साथ जब फॉलो करेंगे तो जुमला क्या बन जाएगा, she does her work every evening। जुमला हमारा सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। जब भी आपके पास वर्ब के फौरन बाद या आगे जाकर ऑब्जेक्ट अगर लिखा हुआ है इस सीक्वेंस में तो ये जुमला आपका एक्टिव वॉइस होगा। लेकिन अगर वर्ब के फौरन बाद या आगे जाकर आपको कहीं भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा तो दैट मीन्स जो यहां पर आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा वो सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो ऑब्जेक्ट होगा। इसकी मिसाल मैं आगे समझा दूंगा। तो इन शॉर्ट, अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस, अगर आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो जुमला पैसिव वॉइस कहलाएगा। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा चीजें सारी मिटा रहा हूं ताकि फिर सेकंड जुमले पर हम ट्राई करें। हमारे पास सेकंड सेंटेंस है द लेटर्स डैश बाय द मैनेजर एवरी मंडे। अगेन इसमें भी एवरी वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो कि समहाउ आपके लिए हिंट है समझने वालों के लिए कि भाई जब एवरी वर्ड इस्तेमाल हो तो मतलब ये काम हर दिन, हर मंडे, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल हो रहा है। तो ये भी एक्शन रिपीट हो रहा है। बिकॉज इट इज अ रिपीटेड एक्शन तो ये कंफर्म प्रेजेंट सिंपल का ही जुमला है। अब प्रेजेंट सिंपल में से ये क्या है, एक्टिव है, पैसिव है या फिर स्टेटिव है। जुमले को ऑब्जर्व करते हैं। जुमला हमारा बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है दैट सेज, एक सेकेंड, ओके, वी हैव सेंटेंस लाइक द लेटर्स डैश बाय द मैनेजर एवरी मंडे।
अब लेटर्स के बाद जो वर्ब है साइन, अब साइन के बाद क्या आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी आगे कहीं लिखा हुआ है कि साइन या एन एप्लीकेशन या साइन अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट हमें आगे कहीं नहीं दिख रहा। तो जो शुरू का वर्ड है लेटर, ये इट सेल्फ ऑब्जेक्ट ही है। अब बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जर्व करते हुए हम जुमला जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए सॉल्व करेंगे। तो जुमला हमारा क्या बन जाएगा, जुमला बन जाएगा द लेटर्स आर साइंड बाय द मैनेजर एवरी मंडे। अच्छा, आर साइन क्यों कहा है मैंने, प्रेजेंट सिंपल में तो डू डज आता है, तो ये मैं पहले बता चुका हूं। प्रेजेंट सिंपल में डू डज आता है उसके एक्टिव वॉइस में, लेकिन इज एम आर इस्तेमाल होता है उसके पैसिव वॉइस में। और क्योंकि ये जुमला पैसिव है और लेटर्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो आर वर्ड इस्तेमाल होगा। अगर सिर्फ एक लेटर लिखा होता तो मैं यहां पर इसको इज लिखता, आर फिर ना लिखता। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि जब भी हम जुमला सॉल्व करेंगे हमें इन चीजों को जरूर ध्यान में रखना होगा। तो ये हमारे दो जुमले सॉल्व हो गए, दोनों प्रेजेंट सिंपल के थे, एक एक्टिव का था और एक पैसिव का। मूविंग ऑन, थर्ड, आई डैश अ बुक व्हेन द लाइट्स वेंट ऑन या वेंट आउट, सॉरी। अब जब लाइट वेंट आउट का मतलब चली गई, तो जब लाइट चली गई मैं क्या कर रहा था उस वक्त, ये वो एक्शन है जो उस वक्त परफॉर्म हो रहा था। तो जब जुमला सॉल्व होगा तो उसका सही जवाब क्या लिखा जाएगा, द आंसर विल बी आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। अच्छा, अगर हम इसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करते कि आई रेड अ बुक, तो जुमले का सेंस ही नहीं बनता। आप इसकी उर्दू खुद ऑब्जर्व करें कि जब मैंने किताब पढ़ी, सॉरी, जब लाइट चली गई तो मैंने किताब पढ़ी, ये जुमला दोनों सेंस ही नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब मैं किताब पढ़ रहा था तब लाइट चली गई, तो ये बिल्कुल प्रॉपर सही सेंस दे रहा है। तो दैट वाज द कंटिन्यूअस एक्शन जो परफॉर्म हो रहा था जब लाइट चली गई। तो आई होप ये भी आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 4, that says the meeting dash at 10 p.m. या am tomorrow। अब स्टार्ट का वर्ड इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि वर्ड टुमारो लिखा हुआ है, द वर्ड टुमारो शोज की कंफर्म फ्यूचर की ही बात हो रही है, ऐसा ही है। अब फ्यूचर के हवाले से अगर आगे फ्यूचर सिंबल की बात हो रही है, तो फ्यूचर सिंपल में ये क्या है, ये उसका एक्टिव है, पैसिव है, स्टेटिव है। सो वी हैव टू एनालाइज इट। अब वर्ब स्टार्ट के बाद आगे कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, बिकॉज इट हैज नो ऑब्जेक्ट। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको पैसिव वॉइस में ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज मीटिंग का वर्ड इट सेल्फ ऑब्जेक्ट ही है, मीटिंग की बात की जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मीटिंग विल बी स्टार्टेड एट 10 AM tomorrow, will be started। ठीक है। अच्छा, आपके पास एक और वर्जन है जो आप कह सकते हो इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, लेकिन वो तब जब अनकरीब होने वाली हो। लेकिन बिकॉज ये टुमारो फ्यूचर प्लान को शो कर रहा है, तो ये कंफर्म हमारा फ्यूचर सिंपल का ही कॉन्सेप्ट है और उसका पैसिव वर्जन इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज हमारे वर्ब के बाद आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट, that we have they dash in the city since 2015 और वर्ड दिया गया है live। अब इस जुमले में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जहां भी आपको since या for नजर आए याद रखिएगा, since या for ये इस्तेमाल ही सिर्फ दो टेंसेस में होते हैं, या तो जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा या तो जुमला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। अगर अकेला जुमला है, इंडिविजुअल सेंटेंस दिया गया है, तो ये कंफर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, बिकॉज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला कभी भी अलोन इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो कभी भी अलोन आपको एग्जिस्ट नहीं दिखेगा। तो जुमला हम सॉल्व करते हैं तो जुमला क्या बन जाएगा, दे डैश
लिव का वर्ड इस्तेमाल करना है तो हम कहेंगे दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2015। जुमला हमारा सॉल्व। तो फिफ्थ का जो आंसर होगा वो होगा हैव बीन लिविंग। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। नंबर फिफ्थ, सॉरी नंबर सिक्स्थ, दैट सेज द प्रोजेक्ट डैश बाय द टीम बिफोर डेडलाइन। अब कंप्लीट का वर्ड इस्तेमाल करना है। अब कंप्लीट का वर्ड जब इस्तेमाल होगा तो ये दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है, या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है या तो ये पास्ट सिंपल है। दोनों सिमिलर सेंस देते हैं, तो दोनों बिल्कुल सही एक्सेप्टेबल हैं यहाँ पर। अगर आप प्रेजेंट सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हो तो क्या बनेगा, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। अगेन वही रूल अप्लाई करना है कि वर्ब के बाद क्या आगे ऑब्जेक्ट है हमारे पास या नहीं। जब आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता तो जो ये वर्ड आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है ये सेल्फ ऑब्जेक्ट ही है, या फिर ये हो सकता था वॉज कंप्लीटेड। सो दोनों जुमले बिल्कुल सही है, एक्सेप्टेबल है, या तो पास्ट सिंपल या तो पास्ट परफेक्ट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट सेज वी डैश डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। ठीक है, अब ये वर्ड हैव इस्तेमाल करना है कि जब गेस्ट आए, जब मेहमान घर में आए, वी डैश डिनर। अब ये भी पास्ट कंटिन्यूस का जुमला है क्योंकि जब मेहमान आए थे, जब इंटर हो रहे थे, तो उस वक्त हम एक काम कर रहे थे, हम उस काम के इन बिटवीन परफॉर्म किया जा रहा था। तो जुमला क्या बन जाएगा, वी वर हैविंग डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। ठीक है, वी वर हैविंग डिनर, क्योंकि ये हमारे पहुंचने से पहले नहीं हुआ है, उसी वक्त हुआ है कि जब गेस्ट अराइव हुए, हम एक काम कर रहे थे तो हम खाना खा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस। अच्छा, प्रेजेंट क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जब जुमले में एक बार पास्ट इस्तेमाल हो चुका है तो पहले या बाद में प्रेजेंट इस्तेमाल नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, नंबर 8, बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश फिनिश हिज डिग्री। अब बाय नेक्स्ट ईयर समझ में आ रहा है कि भाई ये फ्यूचर का ही जुमला है, लेकिन फ्यूचर का कौन सा जुमला, फ्यूचर सिंपल का या फ्यूचर परफेक्ट का। आप दोनों में इसको ट्राई करें। ही डैश कंप्लीट हिज डिग्री, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ही विल फिनिश हिज डिग्री बाय नेक्स्ट ईयर। तो याद रखिएगा, बाय नेक्स्ट ईयर कभी भी फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल में नहीं आता। बाय नेक्स्ट ईयर हमेशा इस्तेमाल होता है फ्यूचर परफेक्ट में। तो ये जुमला हमारा गलत हो जाएगा। क्या जुमला बनेगा, बाय नेक्स्ट ईयर या बाय द नेक्स्ट ईयर ही विल हैव फिनिश्ड हिज डिग्री। बाय द नेक्स्ट ईयर ही विल हैव फिनिश्ड हिज डिग्री। अब ये जुमला बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो जब भी बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट समर, बाय द टुमारो, बाय दिस टाइम कुछ भी लिखा हुआ हो तो याद रखिएगा वो फ्यूचर परफेक्ट का ही जुमला होता है। अच्छा, ये एक्टिव क्यों हुआ, बिकॉज फिनिश के बाद आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है डिग्री, तभी हमने इसको एक्टिव में फॉर्म यूज किया है, विल हैव फिनिश्ड। ठीक है, अगर ये आगे ऑब्जेक्ट ना होता तो हम उसको पैसिव ही फॉलो करते। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द स्टूडेंट्स डैश फॉर द एग्जाम सिंस मॉर्निंग। अभी वर्ड दिया गया है प्रिपेयर। अगेन वही रूल जो मैंने आपको बताया था नंबर 5 में, कि जब भी सिंस या फॉर इस्तेमाल हो, अगर वो इंडिविजुअल इस्तेमाल हो रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है, कंफर्म। तो जुमला क्या बन जाएगा, द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन या एग्जाम्स। ठीक है, तो ये हमारे 10 जुमले मुकम्मल होते हैं, सॉल्व होते हैं। आई होप ये 10 जुमले आपको समझ में आए होंगे। तो जब भी आपको जुमला ऑब्जर्व करें, जुमला सॉल्व करें, तो एक आध की पॉइंट जरूर होता है जो उस जुमले को ऑब्जर्व करते हुए चलना होता है। अगर आप ऐसे ही रैंडम सॉल्व करोगे
तो शायद इतना अच्छा रिजल्ट या उससे अच्छे नंबर्स ना आ सकें। नंबर 11 को ऑब्जर्व कर लेते हैं, एक सेकेंड। एक सेकेंड। तो मूविंग ऑन, नंबर 11 लिखा हुआ है द ब्रिज डैश लास्ट ईयर अ बर्ड है बिल्ट। इस्तेमाल करना है हमने, इस वर्ड को यूज करना है। लास्ट ईयर का मतलब कंफर्म पास्ट सिंपल ही है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पास्ट सिंपल के अंदर करेंगे। अब बिल्ट के बाद आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यानी ब्रिज इटसेल्फ ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल हुआ है। सो द ब्रिज वॉज बिल्ट लास्ट ईयर। सो वॉज बिल्ट इस्तेमाल होगा, क्योंकि पास्ट सिंबल का जुमला पैसिव के अंदर ब्रिज के साथ वॉज कैरी करता है। नेक्स्ट नंबर 12, शी डैश टू मार्केट टुमारो। अब गो का वर्ड इस्तेमाल करना है, आसान जुमला है। टुमारो का मतलब फ्यूचर को शो किया जा रहा है, तो फ्यूचर सिंपल का जुमला है शी विल गो टू द मार्केट टुमारो। ठीक है। नंबर 13 दैट सेज द बेबी डैश पीसफुली नाउ। नाउ का वर्ड क्या शो कर रहा है? नाउ का वर्ड शो कर रहा है कि इस वक्त ये काम हो रहा है, इस वक्त ये काम परफॉर्म किया जा रहा है। तो जो इस वक्त हो रहा हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोला जाता है, तो जुमला क्या बन जाएगा? द बेबी डैश सॉरी द बेबी डैश स्लीप पीसफुली नाउ, तो यह आएगा इज स्लीपिंग पीसफुली नाउ। जुमला हमारा सॉल्व। ठीक है। नंबर 13 ये तो हो गया हमारा। नंबर 14 दैट सेज बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश लीव। अब ये बाय द टाइम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तब तक, कि जब तक हम स्टेशन में पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का जुमला है, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अच्छा, पास्ट सिंपल क्यों नहीं? बिकॉज बाय द टाइम शो कर रहा है कि ये एक्शन पास्ट सिंपल यानी पहुंचने से पहले हुआ था, ये काम पास्ट सिंपल से पहले एक्शन हो चुका था। तो जो काम पास्ट सिंपल से पहले हो वो पास्ट परफेक्ट में कहा जाता है। तो बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है। आगे इसकी और मिसालें भी आएंगी तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है। नेक्स्ट द फ्लावर्स डैश फ्रेश आफ्टर द रेन। अब स्मेल वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब बिकॉज ये उसके बाद का रिएक्शन है, रूटीन है उनकी कि हमेशा ऐसा ही होता है, तो यहां पर क्या आएगा? द फ्लावर्स स्मेल फ्रेश आफ्टर द ट्रे ऑफ द रेन। कि बारिश के बाद हमेशा फूल बड़ी फ्रेश स्मेल देते हैं, अच्छी खुशबू उनसे आ रही होती है। तो प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। नेक्स्ट वन, दे डैश अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिसेंटली। द वर्ड रिसेंटली शोज कि ये काम पास्ट से प्रेजेंट तक हुआ है, ये काम अभी अभी हुआ है, करीब में हुआ है, प्रेजेंट में ये काम मुकम्मल हो चुका है। बिकॉज इट हैज पास्ट कनेक्शन। तो जब भी किसी जुमले का पास्ट प्रेजेंट कनेक्शन होता है तो हम उसको यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। जुमला क्या बन जाएगा? दे डैश अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिसेंटली, सो बनेगा दे हैव डेवलप्ड अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिसेंटली। ठीक है। नेक्स्ट वन, द वर्क डैश बाय द वर्कर्स व्हेन इंस्पेक्टर अराइव्ड। द वर्क डैश बाय द वर्कर्स। अब ये वर्क जो चेक है, चेक के बाद आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और बाय भी लिखा हुआ है, तो कंफर्म पैसिव वॉइस का ही जुमला है। तो जब ये जुमला सॉल्व होगा तो देखिएगा क्या दिख रहा है। दैट सेज द वर्क was being checked
ये वॉज बीइंग चेक क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जुमला पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है और पैसिव में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है जो मैंने पहले आपको बताई हुई है. सो द वर्क वाज बीइंग चेक्ड बाय द वर्कर्स व्हेन द इंस्पेक्टर अराइव्ड. ठीक है. नेक्स्ट, बाय 2013, okay, there you go. By 2013, many traditional jobs dash by AI. The word replace यूज करना है. अब क्योंकि फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर में या तो फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन क्योंकि यहाँ बाय वर्ड इस्तेमाल हुआ है और फ्यूचर का एक टाइम लिमिट दी गई है तो टाइम लिमिट हमेशा पास्ट पर सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में आती है. तो जुमला क्या बन जाएगा, देखिएगा, मेनी ट्रेडिशनल जॉब्स विल हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एआई. जुमला बिल्कुल सही है आपका. ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट, यू विल हैव द सूप डैश डिलिशियस टेस्ट. अभी जो टेस्ट वर्ड है तो इसके दो वर्ड हैं, या तो ये टेस्ट सिंपल इस्तेमाल होगा तो टेस्ट इस्तेमाल होगा, विथ एस और ई एस इस्तेमाल होगा. अब क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में उसकी हैबिट को शो कर रहा है, सो द सूप टेस्ट्स डिलिशियस. ठीक है, यानी एस ये आना कंपलसरी है इसमें, अगर एस नहीं होगा तो जुमला गलत हो जाएगा. नेक्स्ट ऑब्जर्व करिए. सो नेक्स्ट वी हैव ही डैश फॉर 2 hours बिफोर ही टुक अ ब्रेक. वेरी गुड. अब फॉर 2 hours इस्तेमाल हुआ है लेकिन सिंपल नहीं इस्तेमाल हुआ, अकेला इस्तेमाल नहीं हुआ है, पास्ट सिंपल के साथ इस्तेमाल हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है. तो जब भी पास्ट सिंपल के साथ सिंस या फॉर इस्तेमाल हो तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल होता है. तो जुमला क्या बन जाएगा, ही हैड बीन वर्किंग. हैड बीन वर्किंग, हैड बीन क्यों इस्तेमाल किया, बिकॉज ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है, क्योंकि टाइम स्लॉट भी आ रहा है तो पास्ट का टाइम हम इसी टेंस में शो करते हैं और बाकी सिंपल हमारा जुमला सॉल्व हो गया. तो ये 20 हमारी वो प्रैक्टिसेस थी जो मैंने आपको ट्राई करवाई हैं. इस तरह की फाइल आपको रिसीव हो जाएंगी जिसमें तमाम तर टेंसेस के जो वर्ड्स हैं, जो फाइल्स सेंटेंसेस हैं, वो आपको मिल जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस करनी है. जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही कमांड और ग्रिप आपको होती जाएगी. ठीक है. देन यू विल हैव अनदर टॉपिक ऑफ दिस, दैट इज फाइंड द एरर. यानी हमारे पास जुमले में गलती भी हो सकती है. वो गलती कैसी हो सकती है, देखिएगा. फर्स्ट सेंटेंस, शी हैव रिटन 3 emails टुडे. तो यहां पर गलती किस चीज की है, इस हैव वर्ड की गलती है. देयर शुड बी शी हैज. नेक्स्ट वन, द इनविटेशंस इज डिलीवर्ड एवरी मंथ. अब यहां बिकॉज इज लगाया हुआ है तो इज अ रॉन्ग कंसेप्ट. देयर शुड बी नॉट वॉज but there should be are. The invitations are delivered every month. I am believing your story. याद रखिएगा, believe एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है जो कभी ing फॉर्म में नहीं बनता. तो सिंपल ये प्रेजेंट सिंपल में आ जाएगा, I believe your story. I am not believing ये गलत हो जाएगा. It should be I believe your story. ठीक है, टेंस चेंज हो जाएगा इसका. नंबर 4 आप देख ही रहे होगे, दे वॉज लिखा हुआ है तो ऑफ कोर्स दे के साथ क्या इस्तेमाल होता है, वी हैव टू गो विद द वर्ड वर हेल्पिंग वर्ब. द आर्टिकल हैज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर. अब इसमें गलती क्या है, अब क्योंकि आर्टिकल एक ऑब्जेक्ट है तो जब भी जुमला ऑब्जेक्ट से शुरू होगा तो पैसिव होगा, तो ये हैज पब्लिश नहीं होगा बट इट शुड बी हैज बीन पब्लिश्ड. ठीक है. नंबर 6, he has been worked here since January.
अब क्योंकि पास्ट का टाइम दिया गया है तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। जुमला बनेगा ही हैज बीन वर्किंग हेयर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 इज द कॉफी इज टेस्टिंग बिटर। ये भी जुमला गलत है, इज टेस्टिंग नहीं इस्तेमाल होता। जब भी हम टेस्ट शो करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, तो बनेगा द कॉफी टेस्ट्स बेटर। नेक्स्ट नंबर 8, वी हैड कंप्लीटेड द टास्क बाय नेक्स्ट वीक। अगेन बाय नेक्स्ट वीक अभी डिस्कस किया था मैंने कि जब भी फ्यूचर का टाइम लिमिट करके शो किया जाएगा तो वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। जुमला क्या बन जाएगा? इट विल बी वी विल हैव completed the task by next month. Next, number 5, the museum was opened in 2011. अगेन पास की बात है तो was के साथ opened नहीं इस्तेमाल होगा, यानी थर्ड फॉर्म नहीं इस्तेमाल होगी। जो थर्ड फॉर्म के साथ ed लगाया हुआ है, it was a mistake. So the museum was open. Number 10th, that says she will attend the seminar tomorrow. इसमें वर्ड ये लेटर s is a wrong concept. विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस ई एस या आई ई एस। नंबर 11, द चाइल्ड प्लेज इन द गार्डन नाउ। नाउ का वर्ड शो कर रहा है कि ये काम इस वक्त हो रहा है, तो जो काम इस वक्त हो रहा हो वो प्रेजेंट सिंपल में नहीं इस्तेमाल होता। जुमला सॉल्व कैसे होगा? द चाइल्ड, इट विल बी इज प्लेइंग इन द गार्डन नाउ। इज प्लेइंग क्यों इस्तेमाल किया? बिकॉज नाउ शोज कि ये काम अभी हो रहा है, तो जो काम अभी हो रहा हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर 12, बाय द टाइम आई अराइव्ड एट होम माय ब्रदर हैज गॉन। अब देखें, अब क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पास्ट सिंपल इस्तेमाल हुआ है, अब आगे प्रेजेंट इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। इसका सही जवाब क्या होगा? द ब्रदर हैड गॉन आउट। नेक्स्ट वी हैव these flowers are appearing lovely। अब appearing जो टर्म है ये भी गलत है, तो क्या होगा? these flowers appear these flowers appear lovely। Number 14, they have creating a new website recently। recently वर्ड को अभी डिस्कस किया था मैंने, that shows present perfect। जुमला क्या बनेगा? they have created। creating word is a wrong concept। next, you will have a new website recently। the documents were reviewing when the manager arrived। so the documents were reviewing। अब रिव्यू के इसके आगे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक रिव्यू करना और रिव्यू होना, दो ही कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इसका एक बेहतर वर्जन हो सकता था द डॉक्यूमेंट्स वर बीइंग रिव्यूड व्हेन द मैनेजर अराइव्ड। ठीक है, तो यहां पर बीइंग का टर्म इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट नंबर 14, वी हैव बाय 2040 many forests will destroyed by the climate change। अब अगेन ये पैसिव वॉइस है बिकॉज फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा? will be destroyed by climate change। Next we have the fabric is feeling soft। the fabric is feeling नहीं होगा बल्कि ये होगा it feels soft। Next we have number 18, he had driven for 3 hours before he stopped। he had driven for 3 hours before he stopped। अगेन पास्ट टेंस के अंदर टाइम दिया गया है, तो जब भी पास्ट के अंदर टाइम दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल होगा,
तो यहाँ पर हैड ड्रिवन पास्ट परफेक्ट है, इट शुड बी हैड बीन ड्रिवन। नेक्स्ट नंबर 19, द मैसेज हैज बीन सेंड ऑलरेडी। ये सेंड वर्ड गलत है, बिकॉज थर्ड फॉर्म वर्ब की आती है बीन के बाद, इट शुड बी सेंट। नेक्स्ट, आई एम रिकॉग्नाइजिंग देयर फेस by heart. So I am recognizing that face. Again, ये I am recognizing term भी थोड़ा सा improper दिख रहा है, तो ये सिंपल बन जाएगा I recognize। ठीक है, याद रखिएगा कई हमारे ऐसे verbs हैं जो ing फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते, तो जब आप उनको ing फॉर्म में ऑब्जर्व करते हो तो क्लमजी साउंड करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने उनको हटाकर सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में किया है। जैसे एक वर्ड आपने अभी ऑब्जर्व किया, आई रिकॉग्नाइज देयर फेस। दूसरा आपने इसमें देखा होगा, जी, तो ये हमने तमाम तर टेंसेस के फाइंड द एरर कवर कर लिए। यानी इस तरह से आपके अभी ने कुछ फाइल्स भेजी हैं फाइंड द एरर की, और कुछ फाइल्स भेजी हैं ऑल द टेंसेस की। सही सेंटेंस को ऑब्जर्व करके उसके जुमले को सॉल्व करें। कोई चीज समझ में नहीं आए, यू कैन आस्क मी। ठीक है, ओके। So moving on, next topic that we have to complete, that is about modal verbs. जिस तरह मैंने टेंसेस में आपको बताया, टेंस कोई भी हो सकता है, इस तरह मॉडल वर्ब में भी आपके पास कोई भी मॉडल वर्ब आ सकता है, उसका एक्टिव पैसिव आ सकता है। आपने उसकी सही फॉर्म को फिल करना है, सही वर्ब की फॉर्म को लिखना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। मैंने कुछ जुमले बनाए हैं आपके लिए, लेट्स सी हाउ सेज द वेरी फर्स्ट वन। इट इज दैट सेज यू मस्ट डैश योर सीट बेल्ट बिफोर ड्राइविंग। अब क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, सॉरी प्रेजेंट टेंस का जुमला है, तो मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फास्टन वर्ड का यही फॉलो किया जाएगा, फास्टन, और ये जुमला हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, द रिपोर्ट शुड डैश बाय फ्राइडे। अब सबमिट को इस्तेमाल करना है शुड के साथ। प्रेजेंट में जब इस्तेमाल होगा तो शुड के साथ दो वर्जन थे, या तो ये एक्टिव था या तो उसका पैसिव था। अब क्योंकि जुमला ये पैसिव है, तो सॉल्व क्या बन जाएगा, द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड बाय फ्राइडे। नेक्स्ट यू विल हैव नंबर थर्ड, दैट शी कैन डैश 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। अब स्पीक वर्ड को इस्तेमाल करना है तो सिंपल कहा जाएगा, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई अलग चीज चेंज नहीं होती। नेक्स्ट यू विल हैव द डॉक्यूमेंट्स डैश मे टुमारो डिलीवर। अब डिलीवर वर्ड को इस्तेमाल करना है डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो फॉलो करते हुए क्या कहेंगे, द डॉक्यूमेंट्स मे बी डिलीवर्ड टुमारो। बिल्कुल सही जुमला है। अच्छा, ये और टू शायद मैंने आपको नहीं बताया होगा, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, मुझसे मिस हो गया होगा। हमारे पास मॉडल वर्ब शुड के साथ, शुड के अलावा एक और मॉडल वर्ब है जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सजेशन, दैट इज ऑट टू। दोनों का सेंस सेम ही है, दोनों में कोई चीज अलग नहीं पाई जाती। आप शुड को ऑट टू कह सकते हो, ऑट टू को शुड कह सकते हो, कोई अलग या सॉरी डिफरेंट चीज नहीं है। सो व्हेन वी से वी ऑट टू डैश टेल द ट्रुथ, और सॉरी टेल का वर्ड इस्तेमाल करना है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल वर्ब के बाद, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी ऑट टू टेल द ट्रुथ। ठीक है, नेक्स्ट वी विल हैव द मशीन डैश, द मशीन मस्ट डैश मेंटेन रेगुलरली। अब क्योंकि मेंटेन के बाद आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेल्फ ऑब्जेक्ट ही था। जुमला क्या बन जाएगा, द मशीन मस्ट बी मेंटेन्ड। ठीक है, रेगुलरली। नेक्स्ट यू विल हैव नंबर 7, जो कि थोड़ा सा चेंज ट्विस्टेड है। इसमें चीज इस्तेमाल हुई है जो आपको समझनी पड़ेगी, यस्टरडे। यस्टरडे वर्ड शोज पास्ट। अब ये मॉडल वर्ब पास्ट का है, प्रेजेंट का नहीं है, तो जुमला क्या बन जाएगा, यू शुड नॉट, समझिएगा, यू शुड नॉट हैव
eaten so much sugar yesterday. Has verb जो eat है उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और have उससे पहले इस्तेमाल होगा, जिसको मैंने आपको बताया था have प्लस थर्ड फॉर्म कह के, सो इट इज ओनली दैट। ठीक है, उसके बाद इफ वी मूव ऑन, हमारे पास नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स कुड डैश सॉल्व इजीली। अब बिकॉज ये वर्ब सॉल्व है और आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये पैसिव ही बनेगा। द प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व्ड easily. Number 9 that says students should dash their identity at the entrance. Students should show their IDs. शो का वर्ड इस्तेमाल होगा, पास्ट का शोड या शोन इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 10 द मीटिंग माइट डैश ड्यू टू बैड वेदर। द मीटिंग माइट बी कैंसल्ड ड्यू टू बैड वेदर, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन, हमारे पास कुछ और जुमले हैं। नंबर 11 इट सेज यू मस्ट नॉट डैश ऑल द क्वेश्चंस। तो सॉल्व के क्या बन जाएगा, you must not answer all the questions. The road must dash repair before traffic resumes. अब repair का जो थर्ड फॉर्म होगा what will be, the road must be repaired before traffic resumes. The show not dash at home that night. That night शो कर रहा है कि पास की किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर she should not, इसके दो तरीके हो सकते हैं। She should not had studied, she should not had stayed at home that night, ये भी सही है। और इसी को हम यूं भी कह सकते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, हैड मैंने गलत लगाया है, एक सेकेंड। देखिए दैट नाइट शो कर रहा है कि पास की बात हो रही है, तो नाइट का होता तो आज की बात होती, बिकॉज ये पास की तरफ इशारा कर रहा है तो यहां पर इस्तेमाल होगा सिंपल शुड हैव एंड थर्ड फॉर्म। सो शी शुड नॉट हैव स्टेड, जो भी जगह है। ठीक है, द पैकिंग कैन डैश ऑनलाइन। द पैकेज, पैकिंग कह रहा हूं, पैकेज कैन बी ट्रैक्ड ऑनलाइन। We shall dash the result tomorrow. We shall announce the results tomorrow. The issue ought to dash immediately. The issue ought to, समझिएगा, अब क्योंकि ये बात अभी की नहीं है तो दुआ सही करके लिखना होगा। Okay, that says the issue ought to be addressed immediately. Number 17, he might dash completion after this year, yeah, last year. He might dash win the competition. तो जुमला क्या बन जाएगा, देखिएगा, he might have won the competition the last year. The rules should dash be everyone. The rules should be followed by everyone. You must not dash give the examination. You must not cheat during the examination. The application may dash next year. The application may be approved next year. तो ये मैंने जुमले मॉडल वर्ब्स के फाइंड द एरर नहीं, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब बता दिया कि मॉडल वर्ब के बाद अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर वही मॉडल वर्ब पास्ट में हो रहा है तो उसकी जो बीमारी है वो और मल्टीप्लाई होती जाती है और एट दी एंड फैमिली सर्वाइव करती। मैं रिपीट कर देता हूं, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट।
लेकिन जैसे ही वो प्रेजेंट पास्ट में हो जाएगा तो मॉडल वर्ब प्लस हैव एंड थर्ड फॉर्म फॉलो की जाती है। हैव एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो प्रेजेंट में होगा तो मॉडल वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में होगा तो मॉडल वर्ब हैव एंड थर्ड फॉर्म फॉलो किया जाएगा। ये दोनों एक्टिव वर्जन हैं मॉडल वर्ब्स के, जो मैंने आपको डिटेल में डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद इसी का फाइंड द एरर। हमारे पास जुमले में क्या गलती हो सकती है? गलती कोई भी हो सकती है हमारे पास। वी हैव टू फोकस कि बस वो गलती हम उसको सॉल्व कर सके। एक सेकेंड, चलिए गलती शो हो रही तो खैर। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट टू सबमिट द एप्लीकेशन टुडे। अब इसमें जो एक्स्ट्रा आपको ये प्रीपोजिशन नजर आ रहा है टू, बिकॉज मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब है वो डायरेक्ट आता है विदाउट किसी एक्स्ट्रा मॉडल वर्ब, एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन के। द असाइनमेंट शुड डैश चेक केयरफुली। अब यहाँ पर बिकॉज असाइनमेंट ऑब्जेक्ट है तो ये पैसिव होना चाहिए, और पैसिव में बी कंपलसरी आता है। द असाइनमेंट शुड बी चेक केयरफुली। नेक्स्ट, शी कैन ड्राइव्स अ ट्रक। ड्राइव्स रॉन्ग कंसेप्ट। तमाम मॉडल वर्ब्स में वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आती है और वो फॉर्म विदाउट एस ई एस होती है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल के रूल्स यहाँ फॉलो नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव दैट इज द पार्सल मे डैश शिप टुमारो। अब ये भी पैसिव है तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर बी कंपलसरी आएगा, मे बी शिप्ड टुमारो। नेक्स्ट, ऑट टू का बताया था। अगेन ऑट सिर्फ लिखा हुआ है और टू नहीं है, तो इट हैज टू हैव विद टू। विदाउट टू के इसका सेंस नहीं बनेगा। ऑट टू इज द प्रॉपर कॉन्सेप्ट, सो वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। बिल्कुल सही जुमला हो गया। द इक्विपमेंट मस्ट इंस्पेक्टेड रेगुलरली। अगेन ये जुमला क्योंकि पैसिव है तो यहाँ पर बी का होना कंपलसरी है। अब ये चेक करिएगा, यू शुड नॉट वेस्टिंग योर टाइम। अब ये दो तरह से सही हो सकता है, या तो ये वेस्टिंग को चेंज करके ये वर्ड बना दिया जाए वेस्ट, या फिर वेस्टिंग से पहले बी लगा दिया जाए ताकि ये वेस्टिंग जस्टिफाइड हो जाए। दोनों तरीके सही हैं। तो एक बन सकता है यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम, दोनों जुमले सही है। नंबर 8, द मिस्ट्री could dash solved soon। अगेन ये मिस्ट्री ऑब्जेक्ट है, पैसिव का फॉर्म है, तो बी सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज हैव टू वेयरिंग यूनिफॉर्म। अब ये वेयरिंग का जो वर्ब है ये टू से मैच नहीं कर रहा। टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हुए हम आईएनजी को हटा देंगे तो जुमला बन जाएगा द एम्प्लॉइज हैव टू वेयर यूनिफॉर्म। नंबर 10, द ट्रिप माइट पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ रेन। ठीक है, अब ये भी जुमला गलत है। गलत क्यों है भाई? बिकॉज ट्रिप की बात हो रही है तो जुमला पैसिव में होना चाहिए, और पैसिव में होना चाहिए तो बी प्लस थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। विदाउट बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव हो ही नहीं सकता। तो यहां पर क्या आएगा? द ट्रिप माइट बी पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ रेन। ठीक है, नेक्स्ट यू विल हैव नंबर 11, दैट इज यू नीड टू ब्रिंग एक्स्ट्रा कॉपीज। अब ये नीड नॉट जो है इसको समझिएगा, एक है नीड और एक है नीड, सॉरी, नीड इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड मस्ट। कई जुमलों में हम मस्ट वर्ड को रिप्लेस करते हैं नीड वर्ड के साथ। मैं मिसाल समझा देता हूं। इफ आई से आई नीड टू गो देयर, और इफ आई से आई मस्ट गो देयर, दोनों में कोई फर्क नहीं है। नीड टू एक एक्स्ट्रा फ्रेज है जो मस्ट की रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दोनों का सेंस सेम ही है। तो जब उनका नेगेटिव बनता है तो याद रखिएगा
नीड नॉट के बाद टू नहीं आता, तो जुमला क्या बन जाएगा? यू नीड नॉट ब्रिंग एक्स्ट्रा कॉपीज। मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद, इसको समझिएगा। नेक्स्ट, यू विल हैव द गेट मस्ट लॉक एट नाइट। अब द गेट एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जब भी सॉल्व होगा तो पैसिव में होगा, और पैसिव जब भी होगा तो बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए? द गेट मस्ट बी सॉरी बी लॉक्ड। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ही वुड रादर वर्क्स अलोन। ये जो वर्क्स है ये गलत है। तमाम मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, हम एस ई एस नहीं लगाते। नेक्स्ट चेक करें, द ऑर्डर कैन डैश प्रोसीडेड ऑनलाइन। अब बिकॉज ये ईडी फॉर्म लिखी हुई तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है जुमला, तो जब जुमला ऑब्जेक्ट से शुरू होगा तो बी का होना कंपलसरी है, तो जुमला बन जाएगा बी प्रोसीडेड। ठीक है। नेक्स्ट यू विल हैव वी शैल इन्फॉर्म्ड यू लेटर। ये जो इन्फॉर्म्ड है ये गलत है, तो क्या आएगा? वी शैल इन्फॉर्म यू लेटर, कि हम तुम्हें बाद में बताएंगे। तो शैल भी हमारा मॉडल वर्ब के सेंस में कई बार इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वी हैव द कंप्लेन ऑट टू बी हैंडल्ड इमीडिएटली। मैंने बी खुद ही लगा दिया, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से जुमला शुरू हो रहा था। जब ऑब्जेक्ट जुमला शुरू होगा तो वो पैसिव ही कंसीडर किया जाएगा, और पैसिव की हालत में बी प्लस थर्ड फॉर्म इज कंपल्सरी। ठीक है। नेक्स्ट यू विल हैव शी माइट जॉइन्स अस लेटर। अब जॉइन्स वही बात जो मैंने पहले कही है कि हम मॉडल वर्ब में कभी भी एस ई एस नहीं लगाते, तो ये जॉइन्स नहीं इस्तेमाल होगा। नंबर 18, द इंस्ट्रक्शंस शुड डैश फॉलोड स्ट्रिक्टली। इंस्ट्रक्शन अगेन एक ऑब्जेक्ट है, तो शुड के बाद बी का होना जरूरी है ताकि ये जुमला बन जाए द इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट वी हैव यू मस्ट नॉट यूजिंग मोबाइल फोन्स हेयर। तो यू मस्ट नॉट, यूजिंग नहीं आएगा बल्कि सिर्फ यूज वर्ड इस्तेमाल होगा। यू मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन्स हेयर। Then we have the request may accepted next month. The request may accepted, तो may accepted भी नहीं होगा, the request may be accepted next month. ठीक है। तो ये हमारे पास जुमले थे 20 जो मैंने बता दी आपको तमाम तर मॉडल वर्ब्स के। मैं थोड़ा इसी टॉपिक को मॉडल वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तमाम तर जुमले प्रेजेंट में ही थे मोस्टली, मैंने पास्ट वर्जन को बहुत ही कम टच किया है, तो थोड़ा सा मैं अलग से इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मॉडल वर्ब को हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं ताकि चीजें हमारी कोई रह ना जाए। ठीक है बच्चा। सो देयर वी गो, वी हैव अनदर पेज ऑफ मॉडल वर्ब। इफ आई से, so we have modal verbs like the word can, should, must, may और might। ये तो कंफर्म मॉडल वर्ब हमारे है ही हैं। कुछ और के बारे में भी कहा गया है, जैसे आपके पास है ought to, कुछ राइटर्स कहते हैं हैव टू, जिसका एक और वर्जन बन जाता है हैज टू। इसके अलावा एक और चीज आपके पास है नीड, नीड टू। एक और आपके पास टर्म है मॉडल वर्ब को फॉलो करते हुए, दैट इज खुड, इसी का पास्ट। खैर ought to, need to ही फिलहाल सही है आपके लिए। ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं जुमले में। अगर जुमला है शी should dash learn English in 2018। अब ये जुमला बिकॉज ये जो ईयर दिया गया है, बिकॉज ऑफ दिस ईयर, अब ये जुमला प्रेजेंट का हो ही नहीं सकता, इट हैज टू बी इन द पास्ट। प्रेजेंट में इन तमाम मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है,
मैं जुमले बोल के बताता हूं, जैसे आई कैन डू इट, आई शुड डू इट, आई मस्ट डू इट, आई मे डू इट या आई माइट डू इट। इसी तरह आई हैव टू डू इट, आई ऑट टू डू इट, he has to do it and she needs to do it। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल से स्ट्रक्चर्स थे और कुछ मॉडल वर्ब थे। तो जब मॉडल वर्ब का पास्ट बनता है तो हाउ डू वी यूज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। मॉडल वर्ब प्लस हैव एंड थर्ड फॉर्म। तो बिकॉज जुमला ये पास्ट का है तो जुमला क्या बन जाएगा, शी शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश इन 2018। तो तमाम मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट में, लेकिन जैसे ही उसका पास बन जाता है तो मॉडल वर्ब क्या बन जाते हैं, जैसे could have done it, should have done it, जैसे must have done it, या फिर might have done it या may have done it। ठीक है, ये आपके पास्ट वर्जन है मॉडल वर्ब्स के। तो जो लेक्चर मैंने आपको रिगार्डिंग मॉडल वर्ब समझाया था उसमें सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, ये ought to और should का मसला। बस ये should हो या ought to हो, चीज एक ही है, दोनों का फंक्शन एक ही है, दोनों काम सेम करते हैं, दोनों का मतलब होता है कि ये काम हो जाना या करना चाहिए। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। जिस तरह मैंने टेंसेस के फॉर्म ऑफ वर्ब्स और फाइंड द एरर आपको बताया, इसी तरह मैंने आपको मॉडल वर्ब के फॉर्म ऑफ वर्ब्स की प्रैक्टिस करवाई और उसी के फाइंड द एरर की आपको प्रैक्टिस करवाई। इट्स टाइम टू गो विद कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि जहां वर्ब्स की फॉर्म को समझना, सेंसेस का पता होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए पहले तो आपको कंडीशन समझनी पड़ेगी, कंडीशन कौन सी है। जैसे ही आप वो समझ जाओगे तो आपका फर्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड आपके पास का आंसर होगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, लेट्स सी हाउ सेज। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री इट डैश। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, इसकी उर्दू बनाता है कि अगर पानी 100 डिग्री पर उबाला जाता है या हम वो पहुंच जाता है तो वो उबलेगा, लेकिन यहां पर उसका सेंस उबल जाता है ही होता है, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू जीरो कंडीशन। व्हाई इज इट फ्रॉम जीरो कंडीशन? बिकॉज इट्स अ फैक्ट, ये हमेशा ऐसा ही होता है, इट ऑलवेज हैपेंस इन दिस वे। तो जब भी कोई एक्शन हमेशा हो तो वो जीरो कंडीशन का होता है, तो आगे भी जुमला प्रेजेंट सिंपल का ही फॉलो किया जाएगा। जुमला क्या बन जाएगा, इट बॉइल्स। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू स्टडी हार्ड यू डैश द एग्जाम, और पासवर्ड आपने इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि यहाँ प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है और ये भी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ था, बट ये क्योंकि फैक्ट है तो ये जीरो बन गया, और ये एक फ्यूचर एक्शन है, इट्स अबाउट फ्यूचर एक्शन, ये फैक्ट नहीं है। इफ यू स्टडी हार्ड यू, यानी ये हमारे पास जुमला फर्स्ट कंडीशन का है, सो यू विल पास द एग्जाम। नंबर थर्ड, इफ शी हैड इनफ मनी, अगर उसके पास पैसे होते। नेक्स्ट वी हैव शी डैश अ न्यू कार। तो जुमला अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये जुमला हमारा सेकंड कंडीशन का है क्योंकि पास सिंपल इस्तेमाल हुआ है। तो इफ शी हैड इनफ मनी शी वुड बाय अ न्यू कार। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करें, इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर, हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट हमारे पास किस में आता है, किस कंडीशन में, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। वो हमेशा इस्तेमाल होता है थर्ड कंडीशन में। तो इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे
would have caught the train. ठीक है. If I were the principal, अब word इस्तेमाल हुआ है. वर्ब किस में इस्तेमाल होता है? पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होता है. पास्ट सिंपल किस कंडीशन में आता है? सेकंड कंडीशन में आता है. तो इफ आई वर प्रिंसिपल आई वुड इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स. ठीक है. नेक्स्ट, इफ द वेदर इंप्रूव्स द मैच डैश कंटिन्यू. ठीक है, समझिएगा. अब ये फैक्ट नहीं है, ये जुमला फ्यूचर प्लान शो कर रहा है, फ्यूचर एक्शन शो कर रहा है. दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू फर्स्ट कंडीशन. इफ वेदर इंप्रूव्स द मैच विल कंटिन्यू. ठीक है. नंबर 7, if he had been informed, he dash the meeting. had been informed, ये हमारे पास किस टेंस का जुमला है? पास्ट परफेक्ट का, यानी थर्ड कंडीशन. तो सॉल्व करते हुए क्या कहेंगे? he would have attended the meeting. Number 8, if the instructions are followed, so this is how it is. Okay, तो 7 के बाद now it's time to go with the 8th one. 8th हमारा सेंटेंस है that says if the instructions are followed the machine dash operate properly. अब यहाँ पर वही रूल हम फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे ये कंडीशन कौन सी है. वी हैव टू ऑब्जर्व द कंडीशन. अब क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड, सो दैट मीन्स या तो ये फर्स्ट कंडीशन होगा, या तो ये जीरो कंडीशन होगा, या फर्स्ट कंडीशन होगा. जीरो इसलिए हो सकता है कि बिकॉज ये फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट जो डिस्क्राइब हो रहा है, जिसे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में जीरो कंडीशन थी जिसमें ये बॉयल करने का जिक्र किया गया था. और यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है इफ इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड द मशीन डैश ऑपरेट प्रॉपरली. तो ये हमारे पास जीरो कंडीशन नहीं है. इट डज नॉट बिलोंग टू यूनिवर्सल फैक्ट, बट ये फ्यूचर प्लान के हिसाब से डबल फ्यूचर के हवाले से फ्यूचर कंडीशन जरूर शो कर रहा है. तो जब हम इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे तो वी हैव टू ऑब्जर्व कि ये सेंटेंस हमारा कौन से स्ट्रक्चर का है. ये हमारे पास कंडीशन नंबर फर्स्ट का जुमला है. फर्स्ट कंडीशन के बाद इस जुमले का आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी द मशीन विल बी ऑपरेटेड. अच्छा, हमने पैसिव क्यों इस्तेमाल किया, एक्टिव क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो याद रखिएगा वर्ब के बाद आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. तो जब वर्ब के बाद आगे ऑब्जेक्ट ना हो तो मतलब जो आपका शुरू का वर्ड आपको दिख रहा है जैसे कि मशीन, ये सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्ट है. तो जो ये वर्ब है ये रिवर्स रिएक्ट करेगा और ये ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करेगा. उसके बाद हमारे पास 9th सेंटेंस है इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन आई डैश अ डॉक्टर नाउ. अब यहाँ पर जुमले दो कंडीशन इस्तेमाल हुई हैं. ये हमारे पास जुमला ये मिक्स टाइम कंडीशन का है. व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों? ऐसे में क्यों कह रहा हूं कि ये मिक्स टाइम कंडीशन का है? बिकॉज आप सेंटेंस को ऑब्जर्व करो तो पहले लिखा हुआ है इफ आई हैड स्टडीड, दैट शोज पास्ट. पास्ट के बाद फिर यहां लिखा हुआ है नाउ, दैट शोज प्रेजेंट. क्योंकि इसमें दो टाइम्स को मिक्स किया गया है, तो जब दो टाइम मिक्स होते हैं तो मिक्स टाइम कंडीशन इस्तेमाल होती है. तो आगे जो सेंटेंस सॉल्व होगा आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ. ठीक है, आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ. उसके बाद वी हैव नंबर 10th स्टेटमेंट दैट सेज इफ द डॉक्यूमेंट्स हैड बीन सबमिटेड ऑन टाइम. अगर डॉक्यूमेंट्स वक्त पर जमा हो जाते द एप्लीकेशन डैश अप्रूव. अब ये इसमें एक ही टाइम की बात हो रही है, तो ये बिकॉज हैड बीन सबमिटेड पास्ट की बात हो रही है तो इट बिलोंग्स टू थर्ड कंडीशन. और थर्ड कंडीशन का जुमला जब आगे सॉल्व होता है तो क्या बन जाता है? द एप्लीकेशन वुड हैव बीन अप्रूव्ड.
अच्छा, वुड हैव बीन मैंने क्यों कहा है? बिकॉज अगेन इट इज अ पैसिव वॉइस, इट इज नॉट एक्टिव वॉइस। उसको हमने कैसे पहचाना? अप्रूव वर्ड के बाद आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, अप्रूव पे फुल स्टॉप दिया है, तो मतलब यहाँ पर अप्रूव के बाद जो जुमला खत्म हो जाएगा तो जुमला बन जाता द एप्लीकेशन वुड हैव बीन अप्रूव्ड। ठीक है, इस अप्रूव की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी तो ये जुमला हमारा मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ ये मैं बाकी चीजें फिलहाल थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। ओके, there we go with the next sentence that we have, number 11. It says if people exercise regularly they dash healthier. अब ये जुमला ऑफ कोर्स जीरो कंडीशन का है। भाई जीरो कंडीशन का कैसे है? क्योंकि ये जुमला हमेशा ऐसा होता है कि अगर लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वो हेल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जीरो कंडीशन फॉलो करते हुए दोनों क्लॉजेस में प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होगा। सो दे बिकम हेल्दियर, और ये जुमला हमारा बिल्कुल सही सॉल्व हो जाएगा। नंबर 12, इट सेज इफ शी अपोलोजाइजेस दे डैश हर मिस्टेक। अगेन प्रेजेंट सिंपल का जुमला है पहला, तो या तो ये जीरो होगा या तो फर्स्ट कंडीशन होगी। लेकिन अगर ये यूनिवर्सल फैक्ट होता तो हम इसको जीरो कैटेगरी में लॉन्च करते, बट बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू यूनिवर्सल फैक्ट और ये एक फ्यूचर का कोई जुमला है, फ्यूचर की कोई स्टेटमेंट है, फ्यूचर का कोई एक्शन है जो परफॉर्म होगा, तो ये सिंपल बन जाएगा इफ शी अपोलोजाइजेस दे विल फॉरगिव हर, तो वो उसे माफ कर देंगे। जुमला हमारा सॉल्व हो जाएगा। नंबर 13 चेक करें। इफ द रोड हैड बीन रिपेयर्ड, अगर रोड रिपेयर हो जाता, द एक्सीडेंट्स डैश अवॉइड। अब यहाँ पर अवॉइड के बाद वर्ब की कोई आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फुल स्टॉप दी है यहाँ पर, तो हम अवॉइड की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे समझिएगा, द एक्सीडेंट्स। अच्छा, सबसे पहले कंडीशन कौन सी है? क्योंकि हैड बीन रिपेयर्ड लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो इट बिलोंग्स टू थर्ड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन के बाद आगे का जुमला क्या बनेगा? द एक्सीडेंट वुड हैव बीन अवॉइडेड। अगर ये रोड सही रिपेयर हो जाता तो चीजें प्रॉपरली अवॉइड नहीं बल्कि एक्सीडेंट्स अवॉइड हो जाते। ठीक है, एंड देन वी हैव नंबर 14। it says it says if हाँ, if I knew the answer I dash tell him। अब इसमें सिर्फ एक ही टेंस इस्तेमाल हुआ है, एक ही टाइम इस्तेमाल हुआ है, न्यू, यानी ये इस्तेमाल हुआ है पास्ट सिंपल। और क्योंकि पास्ट सिंपल जब इस्तेमाल होता है तो वो हम समझ आते हैं कि ये जुमला हमारा सेकंड कंडीशन का जुमला है, और सेकंड कंडीशन के आगे की क्लॉज में क्या आता है? सो इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू, मतलब दैट सेज कि अगर मुझे जवाब आता मैं जवाब दे देता। तो ये वुड टेल इज द राइट आंसर जो यहां पर हमने सॉल्व कर लिया है, और ये सेकंड कंडीशन का हमारा जुमला है। तो याद रखिएगा, ये आपको सिर्फ सबसे पहले सेंटेंस सुनने या पढ़ने के बाद आपको समझना होगा कि कंडीशन कौन सी है। अगर वो कंडीशन आपने सही पहचान ली तो आपका जुमला इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंडीशन नहीं समझ पा रहे, आप नहीं पहचान पा रहे, तो समहाउ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको मेरे बच्चा फेस करना होगा। मूविंग ऑन, नंबर 15 दैट सेज if the work is completed today the workers dash receive a bonus। अब is completed लिखा हुआ है यानी प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल के बाद जुमला या तो हो सकता है फ्रॉम जीरो कंडीशन या फर्स्ट कंडीशन। आगे का जुमला जो लिखा हुआ है वो एक सिंपल फ्यूचर का प्लान है, फ्यूचर एक एक्शन है, और एक्शन हमेशा जीरो कंडीशन में बोला जा सॉरी फर्स्ट कंडीशन में बोला जाता है। जीरो में हम हमेशा यूनिवर्सल फैक्ट वाले स्टेटमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं, और क्योंकि ये फ्यूचर का एक्शन शो कर रहा है तो जुमला देखिएगा क्या बन जाता है। जुमला लिखा हुआ है इफ द वर्कर्स
इफ द वर्क इज कंप्लीटेड टुडे, अगर आज वक्त काम मुकम्मल हो जाता है, द वर्कर्स विल रिसीव अ बोनस। जुमला हमारा सॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ ही हैड टेकन द मेडिसिन ही डैश बेटर नाउ। हैड टेकन द मेडिसिन, इससे मुराद कि ये पास्ट है, और आगे नाउ से मुराद ये शो हो रहा है कि ये प्रेजेंट है। और इस पूरे जुमले को पढ़ने के बाद हम समझ गए कि ये एक मिक्स टाइम कंडीशन का जुमला है, जो हमने 5th टॉपिक पढ़ा था। तो मिक्स टाइम कंडीशन में आगे का जुमला प्रेजेंट को यूज करना है, तो ये सेकंड कंडीशन सॉल्व होगी। जुमला क्या बन जाएगा? ही वुड फील बेटर नाउ। जुमला हमारा सॉल्व। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। Then we have number 17. It says if the room is clean, it dash look more attractive. अब ये भी जुमला प्रेजेंट सिंपल का तो लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट कंडीशन का नहीं हो सकता, सॉरी जीरो कंडीशन नहीं हो सकता, क्योंकि इस जुमले में साफ शो हो रहा है कि ये फ्यूचर के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर रूम साफ हो जाता है तो ये कमरा और अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है। सो इट विल लुक मोर अट्रैक्टिव। देन वी हैव इफ दे हैड प्रैक्टिस्ड मोर, अगर उन्होंने प्रैक्टिस की होती पास्ट सिंपल में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, यानी कि थर्ड कंडीशन का जुमला, दे डैश विन द मैच, तो ये जुमला क्या बन जाएगा? दे वुड हैव, विन की थर्ड फॉर्म वॉन द मैच। जुमला हमारा 18 सॉल्व। नंबर 19, इफ आई सी हिम टुमारो आई डैश गिव हिम द मैसेज। इफ आई सी हिम टुमारो, टुमारो वर्ड से साफ समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट कंडीशन का जुमला है जिसमें फ्यूचर के बारे में एक्शन प्रेजेंट किया जाता है। सो इफ आई सी हिम टुमारो आई विल गिव हिम द मैसेज। जुमला सॉल्व। Then we have next, if the plan had been implemented earlier, अगर ये प्लान पहले कर दिया जाता, एग्जीक्यूट किया जाता, the company dash more successful now। अगेन ये भी पास्ट एंड प्रेजेंट का मिक्सचर है, तो ये हमारे पास एक मिक्स टाइम स्टेटमेंट है, और मिक्स टाइम में आगे का जुमला सेकंड कंडीशन का जुमला होता है, तो जुमला बन जाएगा द कंपनी वुड बी सक्सेसफुल नाउ। जुमला हमारा सॉल्व। तो इस तरह मैंने आपके पास ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस का शॉर्ट सेटअप था, मैंने वो आपको संभव यहाँ पर समझा दिया। जब भी कोई जुमला कंडीशनल का आए तो सबसे पहले रिलैक्स होकर जुमला पढ़कर कंडीशन को समझे, कंडीशन कौन सी है। उसको समझने के बाद आपको एनालाइज करना होगा कि कंडीशन अगर सेकंड है तो उसके फर्स्ट क्लॉज या बाद वाले क्लॉज में क्या आता है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव अ फ्यू मोर स्टेटमेंट्स। हमारे पास फाइंड द एरर कंडीशनल सेंटेंसेस भी मौजूद हैं, यानी इन जुमलों में कोई ना कोई गलती है, वो गलती क्या है वो आपने बताना है। तो पहला जुमला लिखा हुआ है इफ आयरन विल गेट वेट इट रस्ट्स। अब ये जो जुमला है कि जब भी किसी आयरन लोहे को पानी लग जाता है तो वो जंग उसको लग जाता है। ठीक है। तो यहां पर विल गेट कभी भी नहीं होगा, यानी इफ क्लॉज में कभी भी फ्यूचर सिंपल आ ही नहीं सकता। हम फ्यूचर सिंपल यूज कर ही नहीं सकते, इट कैन नेवर बी यूज्ड। इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होगा जीरो कंडीशन में एंड फर्स्ट कंडीशन में, और क्योंकि ये जुमला जीरो कंडीशन का है तो यहां पर ये वाली चीज गलत है। सो इफ आयरन गेट्स वेट, बिल्कुल जुमला सही है, और ये कंडीशन कौन सी है हमारी? इट बिलोंग्स टू जीरो कंडीशन। नेक्स्ट चेक करें, इफ यू प्रैक्टिस डेली यू इम्प्रूव्ड क्विकली। अब ये यू इम्प्रूव्ड क्विकली जुमला है ही गलत, क्योंकि ये इफ यू प्रैक्टिस डेली, अगर तुम हर रोज ये प्रैक्टिस करोगे तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन का जुमला है,
सो यू विल इम्प्रूव क्विकली, तो तुम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लोगे। ठीक है। नंबर थर्ड, इफ ही न्यू फ्रेंच, सेकंड कंडीशन का जुमला पास्ट सिंपल इस्तेमाल हुआ है। ही विल ट्रांसलेट द लेटर। अब इसमें गलती क्या है, सिर्फ ये वर्ड विल की, क्या होना चाहिए, ही वुड ट्रांसलेट द लेटर। ठीक है। नंबर फोर्थ, इफ दे हैड बुक्ड अर्लियर, अगर उन्होंने ये टिकट्स पहले बुक कर लिए होते, दे विल हैव ऑब्टेन्ड चीपर टिकट्स। अब ये विल का वर्ड गलत है। थर्ड कंडीशन में हमें पता है विल नहीं बल्कि वुड हैव थर्ड फॉर्म आती है, तो विल को हटाकर हम वुड लिख देंगे, हमारा जुमला सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 5, इफ आई वर रिच आई विल डोनेट मोर मनी। इफ आई वर रिच, ये जुमला शो कर रहा है कि पास्ट सिंपल का जुमला है और ये सेकंड कंडीशन का जुमला है। सेकंड कंडीशन में विल नहीं आता बल्कि वुड इस्तेमाल होता है, वुड डोनेट मोर मनी। नंबर 6, इफ द सन शाइन्स द क्लॉथ्स ड्राइड फास्टर। इफ सन शाइन्स, ये शो कर रहा है कि इट बिलोंग्स टू जीरो कंडीशन। प्रेजेंट सिंपल का जुमला है कि अगर सूरज तेज शाइन करता है तो जो कपड़े हैं जल्दी सूख जाते हैं। सो क्लॉथ्स ड्राइड नहीं बल्कि ड्राई फास्टर, जुमला सही है। नेक्स्ट, इफ शी हैड रिसीव्ड द इन्विटेशन। हैड रिसीव्ड मतलब पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी वुड अटेंड सेरेमनी, ये चीज गलत है, क्या होना चाहिए, शी वुड हैव अटेंडेड। और ये जुमला नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया। तो इन 7 जुमलों के बाद आगे बढ़ने से पहले मैं ये सेंटेंसेस थोड़े से इरेज कर देता हूं ताकि आप बाद में समझ सको। Okay, there you go. Number 8. If medicine is taken regularly, the patient recovered faster. अगर दवाइयां वक्त पे ली जाती हैं, if medicine is taken regularly, the patient recovered नहीं आएगा, बल्कि इट्स अ फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट है कि दवाइयां अगर आप रेगुलरली सही टाइम पे खाते खाते होगे तो आप जल्दी रिकवर करते। द पेशेंट रिकवर्स फास्टर। नंबर 9, इफ आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, अगर मैंने ऑफर एक्सेप्ट की होती, हैड एंड थर्ड फॉर्म दैट शोज थर्ड कंडीशन, पास्ट परफेक्ट। आई एम अ मैनेजर नाउ, ये जुमला गलत है। थर्ड कंडीशन में आगे क्या फॉलो किया जाता है, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर नाउ। Next, you have number 10. If the form had been filled correctly, it would be approved. अगर फॉर्म सही तरीके से फिल किया जाता, had been filled यानी थर्ड कंडीशन का जुमला है, तो it would be नहीं आएगा बल्कि it would have been. Next, if people eat balanced meal, they became healthier. अगेन ये जुमला पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। इफ पीपल ईट बैलेंस मील्स, अगर लोग सही से बैलेंस मील खाते हैं, दे बिकेम नहीं बल्कि दे बिकम हेल्दियर। अगेन ये जुमला एक फैक्ट है, उस फैक्ट को प्रेजेंट कर रहा है। नंबर 12, इफ ही अपोलोजाइजेस शी फॉरगिव हिम। इसमें भी जुमला, ये फर्स्ट कंडीशन का जुमला है हमारा।
आगे क्लॉज में फ्यूचर आएगा, सो शी विल फॉरगिव हिम। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी बच्चा। देन वी हैव नंबर 13, इफ द ब्रिज हैड बीन रिपेयर्ड, अगर ब्रिज बन जाता, द ट्रैफिक विल हैव बीन रिस्टोर्ड अर्लियर, तो ये ट्रैफिक पहले ही रिस्टोर हो जाता। अब ये विल हैव बीन रिस्टोर बिल्कुल सही है, वर्ड गलत है विल, इट हैज टू बी वुड, क्योंकि थर्ड कंडीशन में जो आगे का क्लॉज है हम उसमें विल नहीं लगाते बल्कि वुड हैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, नंबर 14, इफ आई ओन्ड अ कार, अगर मेरे पास गाड़ी होती, आई विल ड्राइव टू वर्क, अगर पास सिंपल इस्तेमाल हुआ है, दैट मीन्स सेकंड कंडीशन है। तो इफ आई ओन्ड अ कार, आई वुड नहीं, आई विल नहीं, बल्कि आई वुड ड्राइव टू वर्क। नंबर 15, if the report is submitted today, the communication approved it tomorrow, अगर आज रिपोर्ट जमा होती है, कमेटी अप्रूव करेगी इस चीज को कल। इफ रिपोर्ट इज सबमिटेड, कमेटी अप्रूव्ड नहीं बल्कि विल अप्रूव इट टुमारो। जुमला सॉल्व। नेक्स्ट वी हैव नंबर 16 that says, if she had followed the advice, she feels more confident now. She feels more confident. लेकिन आप जुमला पहला ऑब्जर्व करें, लिखा हुआ है इफ शी हैड फॉलोड द एडवाइस। हैड फॉलोड का मतलब पास्ट परफेक्ट एंड दैट मींस थर्ड कंडीशन, तो आगे फील्स नहीं आएगा बल्कि, अच्छा सॉरी, नाउ वर्ड भी लिखा हुआ है, दैट मींस यहां पास्ट और यहां प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट की कंडीशन का पार्ट इस्तेमाल होगा, दैट शी वुड फील मोर कॉन्फिडेंट नाउ। नंबर 17, the walls are painted, the room looked brighter. If the walls are painted, अगर दीवारों को कलर किया जाता है, the room looks brighter. यूनिवर्सल फैक्ट है जुमला कि ऐसा ही होता है, so it belongs to zero condition. Then we have number 18, if they had trained harder, they would win the championship. अगर उन्हें अच्छी से तैयारी की होगी, they would win नहीं बल्कि they would have won, they would have won. Next, if I meet him tomorrow, I told him the news. अगर मैं इससे कल मिलूंगा, if I meet him tomorrow, I told नहीं बल्कि I will tell the news. Next we have, if the strategy had been adopted earlier, अगर ये strategy पहले adopt की जाती, past, the company will be stronger today, तो आज कंपनी के हालात बेहतर होते, so will be इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि would be इस्तेमाल होगा। would be इस्तेमाल क्यों होगा, उसका रीजन कि जब पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होता है यानी थर्ड कंडीशन, और आपने यूज करनी है आगे सेकंड कंडीशन, उस सेकंड कंडीशन का एक सिंपल सा रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो चाहे वुड बी हो चाहे वुड स्टील हो, यही वर्ड्स इस्तेमाल होंगे सेकंड कंडीशन के, जो आगे के जुमला, आगे का जो पार्ट है वो सॉल्व किया जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे प्रैक्टिस के सेशन थे, ये मैंने सॉल्व इसीलिए किए हैं ताकि आपको समझ में आ सके सेंटेंस की गहराई, सेंटेंस की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आप समझ सको मेरा बच्चा। बाकी आई होप जो मैंने पढ़ाया है, समझाया है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।